हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर डेफिनेशंस पढ़ेंगे जनरल क्लॉज एक्ट की। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने कुछ डेफिनेशंस जनरल क्लॉज एक्ट की डिस्कस की थी, लेकिन जो हमारे कोर्स में डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी जो एक लेक्चर में कवर नहीं हो पाई थी। तो जो रेस्ट ऑफ डेफिनेशंस हैं आज वो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अब तक की सारी डेफिनेशंस उम्मीद है आपने पढ़ ली होंगी, अच्छे से कॉपी में लिख भी ली होंगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। हमारा आज का पहला डिस्कशन और पहली डेफिनेशन गुड फेथ। गुड फेथ यानी इन जनरल आप बोनाफाइड पढ़ते हैं, डन इन गुड फेथ, राइट। तो डिफाइन कैसे किया लॉ में? अ थिंग शेल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ। कोई भी चीज उसे मान लिया जाएगा वो गुड फेथ में की गई है, वेयर इट इज इनफैक्ट डन ऑनेस्टली, जब वो ऑनेस्टली की गई हो, वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने नेग्लिजेंस में भी किया लेकिन उससे किसी का भला हुआ, उसके हित में हुआ, देन इट विल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ, राइट। तो बहुत अलग तरीके से लॉ में डिफाइन किया गया गुड फेथ को। कोई भी ऐसा एक्ट जो आपने किया ऑनेस्टली, भले चाहे फिर वो नेग्लिजेंटली आपसे हो गया, पर सामने के लिए अच्छा हुआ, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो गुड फेथ है, राइट। तो गुड फेथ में हुआ है। अब ऐसे केस में ये डेफिनेशन देखें तो इंडियन पिनल कोड भी इसे डिफाइन करता है, लिमिटेशन एक्ट भी डिफाइन करता है, लेकिन जो इंडियन पेनल कोड है और लिमिटेशन एक्ट है उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो थोड़ी सी अलग यहां पे जाती हैं, राइट। क्योंकि आईपीसी में कभी भी ऐसा नहीं बोला गया है, इंडियन पेनल कोड में ऐसा नहीं बोला गया है कि यदि चीज नेग्लिजेंटली की तो वो गुड फेथ में मानी जाएगी। इज इट राइट? सेम इज केस विथ लिमिटेशन एक्ट, राइट। लेकिन जनरल क्लॉज में एक बात अलग कही गई, वो ये कि यदि आप कोई चीज नेग्लिजेंटली भी करें, नेग्लिजेंस में करें, बिना अवेयरनेस, बिना ड्यू केयर के, लेकिन किसी का अच्छा हो जाए, तो वो आपने गुड फेथ में एक्ट किया ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन बाकी जो क्लॉजेस हैं वो इस डेफिनेशन से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बाकी सारे लॉस, बाकी सारे एक्ट, उनका ये मानना है कि कोई भी चीज गुड फेथ में की गई विथ ड्यू केयर एंड अवेयरनेस और उससे किसी का बेनिफिट हुआ तो ही वो माना जाएगा गुड फेथ में है। लेकिन जनरल क्लॉज एक्ट जो है वो थोड़ा सा अलग चलता है, नेग्लिजेंटली भी अगर अच्छा हो गया तो इन गुड फेथ। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे कि अगर किसी लॉ में स्पेसिफिकली ये टर्म डिफाइंड है तो ओवरराइडिंग इफेक्ट तो उसी डेफिनेशन का होगा जो उस पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन 2 में दे रखी है, उसी के लिए वही एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर एक्ट में गुड फेथ डिफाइंड नहीं है तो ऐसे केस में जनरल क्लॉज की डेफिनेशन लग सकती है उस सेंट्रल लॉ पे। लेकिन लॉ रीडर को एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इंटेंशन ऑफ लॉ इज सुप्रीम। अगर पर्टिकुलर सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल लॉ है, उसमें गुड फेथ की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, पर चूंकि ये शब्द डिफाइंड है जनरल क्लॉज एक्ट में और ये सारे सेंट्रल लॉज पे एप्लीकेबल होता है, तो जज यानी लॉ रीडर इस एक्ट को जरूर रेफर करेगा। लेकिन अगर यहां जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, वेदर डन नेग्लिजेंटली और नॉट, यदि ये स्पिरिट ऑफ लॉ को अचीव नहीं करती है तो ऐसे केस में लॉ रीडर को यानी जज को डिसरिगार्ड करना चाहिए इस डेफिनेशन को। एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत जगह पे वर्ड यूज किया हुआ है बोनाफाइड या बोनाफाइडली या इन गुड फेथ। ऐसे केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीगल रिलेशंस यानी लीगल राइट्स एंड लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है दो पार्टीज के बीच में, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी, ऑफरर ऑफरी या एक्सेप्टर के बीच में। ऐसे केस में
जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पर्टिकुलर केस पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट ने जनरल क्लॉज एक्ट की इस डेफिनेशन को डिसरिगार्ड किया और बोला कि अगर कोई चीज नेग्लिजेंटली की गई है तो वो गुड फेथ में की गई, ऐसा कैसे माने। इसलिए इस डेफिनेशन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिसरिगार्ड किया गया, लुकिंग एट द स्पिरिट और इंटेंशन ऑफ लॉ, बिकॉज इंटेंशन ऑफ लॉ इज सुप्रीम। इज इट राइट? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ। अ थिंग shall be deemed to be done in good faith where it is in fact done honestly, whether it is done negligently or otherwise. Is it right? तो negligence में भी आपने अगर कुछ किया लेकिन किसी का अच्छा हुआ, honestly किया, तो उसको good faith माना जाएगा, right? Now moving on to next definition, और जो हमारी अगली डेफिनेशन है दैट इज अबाउट गवर्नमेंट। तो कैसे डिफाइन किया जनरल क्लॉज एक्ट ने गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट शेल इंक्लूड बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो किसी भी लॉ में यदि सिर्फ गवर्नमेंट लिखा हो तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो बच्चों आप लोग ये बात याद रखना, आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, जीएसटी पढ़ते हैं, जहां पे भी वर्ड गवर्नमेंट आए वहां पे दोनों गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट लिखा हुआ आता है तो सेंट्रल और स्टेट दोनों आ जाते हैं। इज इट राइट? चलिए अगली डेफिनेशन पे आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो कैसे डिफाइन किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शेल मीन, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ एनी स्टेट। यानी कोई सी भी ऐसी सिक्योरिटीज, कोई से भी बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट ने इशू किए, गवर्नमेंट यानी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बट इन एनी एक्ट और रेगुलेशन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ये सिक्योरिटीज इशू की गई हैं तो पार्ट बी स्टेट द्वारा इशू की गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें शामिल नहीं होंगी। अब आपको पता होगा बच्चों, जो इंडिया में स्टेट्स रजिस्टर हुई हैं उनको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट एंड डी स्टेट्स, राइट? तो ये जो पार्ट बी स्टेट्स हैं ये ऐसी स्टेट्स हैं जो प्रिंसली गवर्न थी, यानी राज प्रमुख द्वारा गवर्न की जाती थी ये स्टेट्स, जिसमें सौराष्ट्र, राजस्थान, मैसूर, मध्य भारत, कोचीन, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, पटियाला, ये सारी चीजें आती थी। ये सारे राज्य इसमें कवर होते हैं पार्ट बी स्टेट्स में। इन पार्ट बी स्टेट्स की गवर्नमेंट ने यदि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले कोई सिक्योरिटी इश्यूज की थी तो वो इसमें शामिल नहीं होंगी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो आज के प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जो भी सीजीएसटी सिक्योरिटीज इशू करेगी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाएंगी, राइट? चलिए अगली डेफिनेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है। इस डेफिनेशन पे आस्किंग भी हो चुकी है। डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको रटना चाहिए, राइट? तो डेफिनेशन क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी शेल इंक्लूड, वर्ड इंक्लूड आया है यानी कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट इसका। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, राइट? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी शेल इंक्लूड 4 चीजें आएंगी। पहली चीज लैंड, दूसरी चीज बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जो भी बेनिफिट्स लैंड से अराइज होंगे वो, थिंग्स अटेच्ड टू द अर्थ, जो भी चीज अटेच्ड है अर्थ से वो भी लैंड है, एंड परमानेंटली फासन टू एनीथिंग अटेच्ड टू लैंड, ये पूरी एक टर्मिनोलॉजी है। और चौथी बात आ गई परमानेंटली फासन टू एनीथिंग अटेच्ड टू अर्थ। तो 4 बातें क्या क्या शामिल हो जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में? पहली चीज लैंड, दूसरी चीज बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, तीसरी चीज थिंग्स अटेच्ड टू अर्थ, और परमानेंटली फासन टू एनीथिंग अटेच्ड टू अर्थ, जो भी चीज अर्थ को अटेच्ड है उसमें परमानेंटली जो फासन है
वो चीज भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी, राइट। थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं डेफिनेशन, क्योंकि आ चुकी है एग्जाम में। सबसे पहली बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी ये जो एक्सप्रेशन है ये सेल्स ऑफ गुड्स में भी डिफाइंड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी डिफाइंड है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी डिफाइंड है, पर कहीं पे भी इस शब्द की डेफिनेशन प्रिसाइसली नहीं दे रखी है, राइट। तो बहुत सारे केस लॉस हैं इन अलग अलग एक्ट्स के अंदर, और उसके साथ जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन है, राइट। तो हमें ये याद रखना है कि लैंड सबसे पहली बात इमूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड इज ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। तो साफ लिखा हुआ है बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ऐसे ही लिखा है थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है एमसीक्यू में, क्या ट्रीज को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे? द आंसर इज यस, दो कारणों से। इट इज द बेनिफिट विच इज अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, एंड इट इज द थिंग विच इज अटैच्ड टू अर्थ। तो ट्रीज क्या है? ट्रीज इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, इज इट राइट? अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि क्या स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी माने या नहीं माने? तो ऐसे केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो ये कहता है कि इन्हें क्या मानना चाहिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी, इज इट राइट? बट एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, यदि हम देखें तो ट्रीज जो है वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट। लेकिन अगर आपने कट कर दिया, इनको सीवियर कर दिया, लैंड से अलग कर दिया, तो उसके बाद ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी, इज इट राइट? ऐसे ही क्या हमने किसी लैंड या इमूवेबल प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, तो क्या वो इंश्योरेंस पॉलिसी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी? द आंसर इज नो, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी, इज इट राइट? तो ट्रीज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, टिम्बर इट इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। याद रखेंगे आप, इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इट्स मूवेबल, ये मूवेबल नहीं मानेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी को। बिल्डिंग को हम क्या मानेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज परमानेंटली फासन टू द अर्थ, राइट। और ऐसे ही अगर कोई प्लांट है बच्चों, उस प्लांट को हमने स्टेप बाय स्टेप मैनर में इंस्टॉल करवाया, बहुत जगह पे उसको वेल्ड करवाया, और बहुत बड़ी सी मशीन तैयार हो गई, 2-3 मंजिला इमारत जैसी, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में जब हम इंस्टॉल कर रहे थे, तो इतनी बड़ी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक डीप डिगिंग करनी पड़ती है, अर्थ में गड्ढे खोद खोद के उसके आर्म्स जो है अंदर डाले जाते हैं, एक बेस प्रिपेयर किया जाता है सीमेंट कंक्रीट का, राइट। और उसमें उसको परमानेंटली फासन कर लेते हैं। अब वो प्लांट इतना बड़ा यहां से हिल नहीं सकता, अगर इसको यहां से हटाना है तो पूरा तोड़ना पड़ेगा, वेल्ड किया था ना स्टेप बाय स्टेप मैनर में। तो ऐसे केस में इस वाले प्लांट को भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाएगा, बिकॉज इट इज परमानेंटली फासन टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ, इज इट राइट? सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप मॉड्यूल को जरूर पढ़ें, और उसमें जो इंटरप्रिटेशन दे रखा है वो भी पढ़ें, और डेफिनेशन याद करनी है ये। अगली डेफिनेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या, तो कैसे डिफाइंड है? बहुत इजीली, मूवेबल प्रॉपर्टी शेल मीन द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, यानी हर प्रकार की प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो वाइडर डेफिनेशन दे दी तो कुछ ना कुछ निगेटिव तो लिखना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो डेफिनेशन ऊपर दे रखी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो जो जो चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर हो गई वो मूवेबल प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड हो जाएगी, इज इट राइट? चलिए, तो ये हुआ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। आगे आते हैं, अगेन इजी डेफिनेशन, दैट इज इम्प्रिजनमेंट। तो इम्प्रिजनमेंट क्या, तो लिखा है इम्प्रिजनमेंट शेल मीन लिखा है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हो गई, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन एज डिफाइंड इन इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड के अंदर जैसा कि दो प्रकार के इम्प्रिजनमेंट्स डिफाइंड है, वो दोनों शामिल हो जाएंगे यहां पे वर्ड इम्प्रिजनमेंट में, राइट। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन पेनल कोड दो प्रकार के इम्प्रिजनमेंट्स बताता है, एक सिंपल और एक रिग्रेस। तो सिंपल जिसमें कोई हार्ड वर्क नहीं होता है, कोई लेबर वर्क नहीं होता है,
लेकिन एक होता है रिग्रस, कठोर कारावास, जहां पे बहुत सारा लेबर वर्क, स्पेशली हार्ड लेबर वर्क करवाया जाता है कैदी से। इज इट राइट? तो इम्प्रिजनमेंट मींस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। ईदर डिस्क्रिप्शन का यहां पे मतलब क्या है? कौन से सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो या रिग्रस इम्प्रिजनमेंट हो, दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे। चले आगे, इंडियन लॉ। अगली डेफिनेशन जो है वो है इंडियन लॉ की। तो लिखा हुआ है इंडियन लॉ शेल मीन, तो लॉ इज अ वाइडर टर्म, मैंने आपको पहले ही बताया है, तो इसमें एक्ट भी आ जाएगा, ऑर्डिनेंस भी आ जाएगा, रूल रेगुलेशन। मैंने बताया था लॉ इज वाइडर टर्म देन एक्ट। हमेशा लॉ जो है वो वाइडर टर्म होता है एक्ट से, राइट? तो ऐसे केस में क्या क्या शामिल हो जाएगा इसके अंदर? रूल्स भी आ जाएंगे, रेगुलेशंस भी आ जाएंगी, और ऑर्डर, बाय लॉ, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट बोलने का मतलब लॉ वाइडर टर्म है, सिर्फ एक्ट नहीं, रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन सब इसके अंदर आ गए। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंडियन लॉ। तो लिखा हुआ है विच बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड द फोर्स ऑफ लॉ इन एनी प्रोविंस यानी स्टेट ऑफ इंडिया और पार्ट देयर ऑफ, और देयर आफ्टर हैज फोर्स ऑफ लॉ इन एनी पार्ट ए स्टेट, पार्ट सी स्टेट और पार्ट देयर ऑफ। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक का अगर इंटरप्रिटेशन देखें तो इंडियन लॉ का मतलब हर वो एक्ट, रूल, रेगुलेशन जो इंडिया में बना, इंडिया में एप्लीकेबल हुआ। लेकिन सबसे लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या शामिल नहीं होगा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। रीजन क्या? जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स का रूल था, तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स थे जो ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट से पास होके आते थे, लेकिन एप्लीकेबल यहां पे हो जाते थे क्योंकि उनका शासन था। लेकिन वो चीज अब इंडियन लॉ नहीं कहलाएगी। और एनी ऑर्डर इन काउंसिल, रूल और अदर इंस्ट्रूमेंट मेड अंडर सच एक्ट यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यूके से कोई सा भी एक्ट जो पास होके आया था जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, उस समय यहां पे लगता था, लेकिन अब वो इंडियन लॉ नहीं कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे इंडियन लॉस। देन अगली डेफिनेशन देखें हम, तो बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस और दे रखी हैं। सबसे पहले मंथ दे रखा है, तो मंथ शेल मीन अ मंथ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर। यानी जब भी आपको किसी भी लॉ के अंदर मंथ शब्द लिखा हुआ दिखे तो दैट मीन्स अ कैलेंडर मंथ, यानी वो स्टार्ट 1 तारीख से होगा और खत्म 30 तारीख से होगा, राइट? कभी भी ऐसा नहीं होगा 7 तारीख से स्टार्ट हुआ और अगले महीने की 6 तारीख को खत्म हो, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज मंथ। देन ईयर, ईयर शेल मीन अ ईयर रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर। इसका मतलब यह है कि जब भी आपको किसी सेंट्रल लॉ में वर्ड ईयर दिखे तो वहां पे ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर होगा। याद करें आप सेक्शन 96 कंपनीज एक्ट, एनुअल जनरल मीटिंग, ईयर मींस कैलेंडर ईयर, वहां पे हमने ईयर को फाइनेंशियल ईयर नहीं लिया था। इज इट राइट? देन ऑफेंस, आसान सी डेफिनेशन, ऑफेंस शेल मीन एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ। कोई भी एक्ट ऑफेंस है, कोई भी एक्ट न करना यानी उसका ओमिशन भी ऑफेंस होगा यदि वो पनिशेबल बाय लॉ हो। इज इट राइट? तो कोई भी ऐसी चीज जो आपने किसी कानून के अगेंस्ट की, विधान के अगेंस्ट की, तो वो ऑफेंस होगा। देन ऑफिशियल गजट, ये भी डेफिनेशन आप समझ लें। अब सब लोग बार बार लैंग्वेज पढ़ते हैं लॉ में, बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, सीजी जो है ये प्रोनाउंस करेगी या पब्लिश करेगी एक्सेट्रा। तो मैं आपको बता दूं ऑफिशियल गजट, गजट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गजट ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट होता है, और हर राज्य का अलग से राज्य पत्र यानी ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट भी होता है। तो आपको किसी भी सेंट्रल लॉ के अंदर वर्ड ऑफिशियल गजट दिखे तो वहां पे ऑफिशियल गजट का मतलब गजट ऑफ इंडिया और गजट ऑफ स्टेट। पूरे इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे एक गजट ऑफ इंडिया पब्लिश होता है, और हर स्टेट का अलग से स्टेट गजट भी पब्लिश होता है, राइट? तो ऑफिशियल गजट की डेफिनेशन में दोनों इंक्लूड किए गए हैं। देन अगली डेफिनेशन आती है पर्सन। तो यहां पे लिखा हुआ है कि पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन भी शामिल होगा, यानी कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो एंटिटी रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो या ना। तो पर्सन शेल इंक्लूड एनी कंपनी
और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अगली डेफिनेशन राइटिंग। तो कोई भी चीज कब मानी जाएगी, राइटिंग में है तो लिखा है एक्सप्रेशन referring to writing shall be construed as including the reference to printing। यानी किसी भी लॉ में शब्द यूज किया गया राइटिंग तो वहां वहां उस रेफरेंस में लिखा हुआ जो है उसमें शामिल होगा प्रिंट किया हुआ, टाइप किया हुआ, लिथोग्राफी यानी एनग्रेविंग वगैरह सब कुछ, राइट, फोटोग्राफी और एनी अदर मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग द वर्ड्स इन विजिबल फॉर्म। तो आप शब्दों को जिस भी मोड से रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, भले चाहे फिर वो लिखे गए हों, टाइप किए गए हों, प्रिंट किए गए हों, एनग्रेव किए गए हों किसी भी चीज पे, वो सारी चीजें राइटिंग एक्सप्रेशन में इंक्लूड मानी जाएंगी। देन आगे आते हैं स्वेयर। तो मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें एफिडेविट जो डेफिनेशन थी वो आपको बताई थी, और मैं बता दूं उस समय मैंने आपको बताया था कि ये स्वेयर और ये लास्ट डेफिनेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक की ओथ, ये दोनों डेफिनेशन आप देखें बच्चों, ओथ में लिखा है ओथ शेल मीन, नो दिस इज रॉन्ग हियर। तो ओथ की डेफिनेशन आप यहां से नहीं करेंगे, जो मॉड्यूल में दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूं, प्लीज आप मॉड्यूल देख लें आपका। ओथ शेल इंक्लूड अफर्मेशन और डिक्लेरेशन इन केस of a person by law allowed to affirm or declare instead of swearing। तो ओथ शब्द जो है उसमें इंक्लूड हो जाएगा अफर्मेशन अपनी सहमति, डिक्लेरेशन कोई भी चीज राइटिंग में डिक्लेयर की, जब भी किसी लॉ में अलाउड हो कि व्यक्ति अफर्म या डिक्लेयर करे, राइट। तो यहां ये डेफिनेशन गलत है बच्चों, आप ये डेफिनेशन मॉड्यूल से पढ़ें। इसी प्रकार से जस्ट ऊपर जो 7th नंबर डेफिनेशन है आप इसे देखें, स्वेयर shall include affirming or declaring in case of person by law allowed to affirm or declare instead of swearing। तो आप देखो affirm और declare यहां पे भी है, एफिडेविट में भी है, swear में भी है, oath में भी है। तो इन लोगों ने क्या किया, एक जैसी डेफिनेशंस दे रखी हैं, राइट। लेकिन मैंने पहले ही लॉ कमीशन द्वारा दिया गया क्रिटिसिज्म, तो उन्होंने कैसे क्रिटिसाइज किया था एफिडेविट को और ओथ और स्वेयर को कैसे वो अलग करना चाह रहे थे, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, राइट। लेकिन यहां पे जो डेफिनेशंस दे रखी हैं वो आपको याद तो करनी है बच्चों। तो यहां जाके एंड होता है हमारा डेफिनेशन पार्ट, राइट। तो आगे के जो सेक्शंस हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओथ की ये वाली डेफिनेशन आप प्लीज मॉड्यूल से लिखिए, राइट। तो आप जल्दी जल्दी अपनी कॉपी कंप्लीट कीजिए और यहां तक का सारा लिख लीजिए कॉपी में, अच्छे से पढ़ भी लीजिए, कोई डाउट्स आती हैं तो मुझे बताइए बच्चों। और फिर उसके बाद हम आगे के सेक्शंस कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।